11 ऐसे झूठ जो कि ब्लॉक ट्यूब के बारे में हमारे माशरे में फैले हुए हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और कुछ ऐसी मिथ्स और मन घड़त कहानियां बनाई गई होती हैं जिसके अंदर जो है हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम में घिरे होते हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो ये जो झूठ हैं इनको आज हम एक्सपोज करेंगे और हम बारी बारी इनके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। आप लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम एफर्ट करते हैं कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी हासिल हो। और मैं हूँ डॉक्टर अदनान, आई एम अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैं IVF, IUI, ICSI वगैरह और ये तमाम प्रोसीजर्स भी करता हूँ। और इस तरह के पेशेंट्स जो कि औलाद जैसी नेमत को ढूंढ रहे होते हैं, कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प कर सकूँ ताकि वो औलाद जैसी नेमत से मुस्तफीद हो सकें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस दोज टॉपिक्स जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये 11 कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जो कि एक ट्यूबुलर ब्लॉकेज के ऊपर फैलाई गई हैं। और बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इस मामलात के अंदर जो है वो फंसी हुई होती हैं और उनको बहुत सारे फिजिशियंस जो हैं उनको उनकी गाइडेंस नहीं सही होती। उसके अंदर अगर जो देखा जाए तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जी परमानेंट जो ट्यूब ब्लॉकेज है वो परमानेंट इनफर्टिलिटी दे सकती है। लोग कहते हैं कि जी आपकी जो फ्लोपियन ट्यूब है वो बंद है तो आपका बच्चा नहीं हो सकता। और अगर सच को देखा जाए तो बहुत सारी औरतें जो हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से बेबी जो है वो हासिल कर सकती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो एग है वो रिलीज जब हो ओवरी से वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आते हैं और स्पर्म भी फ्लोपियन ट्यूब में आता है। वो दोनों मिलते हैं, बेबी बनता है, वो ट्रेवल करता हुआ बच्चादानी के अंदर जाके चिपक जाता है। लेकिन अगर फ्लोपियन ट्यूब खराब हो तो ये अटैचमेंट वहां पे नहीं हो सकती। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ द ब्लॉकेज। देखना ये होता है कि जो ये ब्लॉकेज है ये कितनी ज्यादा एक्सटेंट फैली हुई है और किस जगह पे ये मौजूद है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी ऑप्शन ये है कि जी IVF से फिर जो है वो ट्यूब को बाईपास कर दिया, ट्यूब की जरूरत ही नहीं पड़ी। खवातीन जिनकी ट्यूब की ब्लॉकेज होती है अगर उनकी सही ट्रीटमेंट किया जाए तो 1 साल के ट्रीटमेंट के अंदर उनकी ट्यूबुलर ब्लॉकेज जो है वो क्लियर हो सकती है, चाहे वो सर्जरी से हो चाहे वो IVF से हो। दूसरा जो मिथ है वो ये है कि जी ब्लॉक ट्यूब्स जो है वो दर्द करती हैं या दर्द कर सकती हैं या पेनफुल हो सकती हैं। ज्यादातर ब्लॉक ट्यूब्स के अंदर किसी किस्म की दर्द जो होती है वो नहीं होती। ब्लॉक ट्यूब्स होती है ना वो दे आर वेरी साइलेंट इन नेचर, वो डिस्कवर नहीं होती हैं। आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं, आपकी टेस्टिंग होती है, हिस्टोसाल्पिंजियोग्राम होता है। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर देखा तो क्या आपकी ट्यूब में पानी बना हुआ है जिसको हाइड्रोसल्फिंग्स को बोलते हैं। तो बहुत दफा ये जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है और इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ट्यूबों में दर्द नहीं होता। ये बहुत ही कॉमन सी मिथ है, ठीक है, कि लोग ये समझें कि ट्यूबुलर ब्लॉकेज जो है वो पेन कॉज करेगी। तीसरी मिथ जो है वो है कि अगर नेगेटिव HSG का टेस्ट आए तो उसका मतलब ये है कि जी ब्लॉकेज ना हो। यानी कि अगर आपने हिस्टोसाल्पिंजियोग्राम जिसको हम ट्यूब टेस्ट आम जुबान में कहते हैं कि वो करवाया है जी और वो जी नेगेटिव आया है, यानी कि ट्यूब्स जो है वो खुली हैं, तो इसका मतलब है कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो ये लाजमी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि ब्लॉकेज नहीं हो सकती। ये HSG जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर स्पैज्म आ जाता है और उसके अंदर कई दफ़ा ब्लॉकेज शो हो जाती है जबकि नहीं होती है। जब कई दफ़ा होता है कि जी इनकम्प्लीट ब्लॉकेज होती है लेकिन वो ब्लॉकेज शो होती हैं, वो भी HSG में ऐसे दिख जाती है कि जैसे ट्यूब खुली हुई है। तो या उसकी जो इंटरप्रिटेशन रेडियोलॉजिकली होती है वो कहा जाता है कि जी ओपन है। तो अगर शॉर्टली अगर देखना है कि इसको हमने कंफर्मेशन लेनी है कि वाकई ही ट्यूब ब्लॉक है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो ये है कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू, कैमरे के थ्रू ये देखा जाए इंटरनली कि वाकई ही ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है।
तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है। हमारे बोर्ड पे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं दे डू द प्रोसीजर, और वो देखते हैं और इसको चेक करते हैं कि वाकई क्या ट्यूब में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो ये कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन हिस्टोसल्पिंजोग्राम जो है HSG should not define the complete or partial blockage of your tubes. I hope कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ज़रूर आते हैं जिनकी ट्यूब्स के रिपोर्ट के अंदर प्लस माइनस आता है, लेकिन क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड होता है कि ट्यूब खुली भी है या नहीं है, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही। तो लेकिन जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसका बेनिफिट एक ये होता है कि अगर लेप्रोस्कोपी के अंदर कहीं पे ब्लॉकेज आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो मौके के ऊपर जो है वो ओपन भी किया जा सकता है। तो ये एक वन ऑफ द प्रोसेस है जो कि बेनिफिट दे सकता है पेशेंट को। एक चौथी मिथ के ऊपर आते हैं कि जिसके अंदर कहा जाता है कि जी ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से हुई है। तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोगों में इन्फेक्शन से ज़रूर बंद हो सकती हैं, लेकिन कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं कि जी इन्फेक्शन के अलावा अगर पहले कोई सर्जरी हुई हो, कोई एंडोमेट्रोसिस हुआ हो, कोई टॉपिक प्रेगनेंसी रह चुकी हो, मतलब कि ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हुई हो, इन वजह से एडिशंस या कोई ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई हो जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट, तो और 20% ब्लॉकेज जो होती है ट्यूब्स की वो नॉन इन्फेक्शंस रीजंस की वजह से होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन्फेक्शन को ब्लॉक ट्यूब में ढूंढना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ ठीक करना ज़रूरी होती है। बहुत दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्लॉक ट्यूब्स आती हैं, ब्लॉक ट्यूब्स का ट्रीटमेंट करवा के आते हैं और खुलवा लेते हैं ट्यूब्स, लेकिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फेक्शन को कभी आइडेंटिफाई नहीं किया होता और कभी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जो कि बहुत कॉमनली अगर देखा जाए तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के तौर पे आता है। ठीक है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर वो बड़ा मसला देता है, और अगर वो प्रेगनेंसी हो भी जाती है उस केस के अंदर तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम अगले मिथ के ऊपर आते हैं कि जी जो दोनों ट्यूब्स होती हैं वो एक साथ ब्लॉक होती हैं। कोई भी एक साइड भी ब्लॉक हो सकती है, कॉज पे डिपेंडेंट होती है, एक साइड पे हो सकती है, दोनों साइड हो सकती हैं, ये दोनों नहीं हो सकती। इन्फेक्शन हो तो दोनों तरफ फैल सकता है, ठीक है, लेकिन कई दफ़ा एक ही ट्यूब जो होती है वो ब्लॉक होती है, और ये नेचुरल कंसेप्शन दूसरे से भी हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि जो स्टडीज़ में ये इन्फॉर्मेशन सामने आती है, जो 20% खवातीन जिनकी ब्लॉक ट्यूब्स होती हैं सिर्फ एक उनकी साइड ब्लॉक होती है, और कई दफ़ा छोटी इंटरवेंशन से भी उनको बेबी हो सकता है। लेकिन आपको ज़रूर ये चीज़ कहूँगा कि इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट, और जब वो इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हो जाता है तो उससे ट्रीटमेंट करना जो है राइट होगा। अच्छा जी, अब छठी जो है वो एक मिथ है कि जी सर्जरी जो है वो हमेशा ट्यूब ओपन करने के अंदर सक्सेसफुल हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है। सर्जरी की सक्सेस डिपेंड करती है आपकी ब्लॉकेज की एक्सटेंड के ऊपर, कहाँ पे है और किस एक्सटेंट तक फैली हुई है। तो उसका रीज़न मतलब कि अगर हम देखें, अगर आपकी ट्यूब की ब्लॉकेज परमानेंट और लंबे एरिया के अंदर है तो सर्जरी से ओपन होना मुश्किल होता है। और ये भी देखना है कि किस रीज़न से है और किस इन्फेक्शन से है। ये ट्यूब के फिब्रिल एंड के ऊपर है या ये अंदर की तरफ है। ये समझ ले कि अगर ब्लॉकेज एंड पे होती है और सीवियर डैमेज होती है तो सर्जरी से ठीक करनी जो है वो बहुत मुश्किल होती है, और सक्सेस जो है वो ऑपरेशन की वो 20 से 70% के बीच में फॉल करते हैं। ये वो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर हमें कोई और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट करना पड़ता है और आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम सातवीं चीज़ के ऊपर आते हैं कि जो कि है कि आईवीएफ जो है वो ट्यूब ब्लॉकेज में बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। ये भी एक मिथ है, ये बिल्कुल एक झूठ और मनगढ़ंत बात है। आईवीएफ जो है वो बेस्ट ऑप्शन
कंसिडर की जाती है। अगर सीवियर ब्लॉकेज हो या इररिपेयरेबल ब्लॉकेज हो तो उसके अंदर ये आईवीएफ ही उसका एक, क्योंकि आप ट्यूब को टोटली आप बाईपास कर देते हैं, आप ओवरी से डायरेक्टली एग ले लेते हैं और स्पर्म को लैब के अंदर खुद ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट करके हम यूट्रस में रखवा देते हैं। इस तरह हम फ्लोपियन ट्यूब को टोटली बाईपास कर देते हैं। तो आई होप कि ये मिथ भी जो है ना वो हमने इसके ऊपर भी एक क्लियर डिस्कशन कर लिया। एक और चीज़ आपको मेंशन करते जाएं कि आईवीएफ की सक्सेस रेट ट्यूबुलर ब्लॉकेज में इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बाद जो है वो इंक्रीज होते हैं। मोस्टली आपने ये देखा होगा कि ट्यूबुलर ब्लॉकेज है, आईवीएफ करवा लिया, लेकिन आपको ये सामने आई बात कि जी मैंने तो आईवीएफ करवा लिया था लेकिन मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ, आईवीएफ फेलियर हो गया, क्योंकि आपका ट्यूबुलर ब्लॉकेज को पहले ट्रीट किया या इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया या उसको ट्रीट ही नहीं किया गया। आई थिंक ट्यूबुलर ब्लॉकेज को पहले ट्रीट करना या इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना बिफोर के आईवीएफ की अटेम्प्ट की जाए इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड, जो मेरी नज़र के अंदर है। आठवीं चीज़ ये है कि जी लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया कि जी जो दोनों ट्यूब की ब्लॉकेज जो है वो एजड खवातीन के अंदर जिनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। तो ये भी एक कंप्लीट जो है वो गलत बात है। किसी भी एज के ऊपर ये ट्यूबुलर ब्लॉकेज हो सकती है और ये क्योंकि ये इट्स ऑलवेज इन्फेक्शन जो बेस्ड इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो किसी भी वक्त हो सकता है। अब इन्फेक्शन के अंदर ये टीबी ऐसा इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है ना, अगर आप मल्टीपल पार्टनर या फिजिकली इन्वॉल्व हैं और आपका पार्टनर जो है वो उसकी थ्रू आपको इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी एक इसका रीज़न बन सकता है फॉर ट्यूबुलर ब्लॉकेज का। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत इसके ऊपर जजमेंट नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और इसकी ऐसी सेल्फ असेसमेंट देना इज़ आई थिंक इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि जो ट्यूबुलर ब्लॉकेज है वो यंग एज के अंदर भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि ये ओल्डर एज में ही हो। ये भी देखने में आया कि जिनमें ये इन्फेक्शन होता है उनमें ट्यूबुलर ब्लॉकेज जो है वो 15 से 20% जो ट्यूबुलर ब्लॉकेज है वो 30 साल से कम उम्र खवातीन के अंदर देखने में ज़्यादा आई हैं। और ये रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन से भी ये चीज़ प्रूव होती हैं। फिर उन खवातीन जिनके अंदर एंडोमेट्रोसिस हो वो उनके अंदर भी ट्यूबुलर ब्लॉकेज के इशू आ सकते हैं। उसके अलावा जिनके अंदर मिसकैरेजेस हुए हों उनके अंदर भी ट्यूबुलर ब्लॉकेज के इशू आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके पीछे अटैच्ड हैं। फिर एक और जी मिथ आती है कि जी अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं लेकिन हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हाइड्रोसेल्पिंग्स का इलाज करके उसको ट्रीट करना, उसको निकालना सर्जिकली इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिफोर डूइंग एन आईवीएफ, क्योंकि हाइड्रोसेल्पिक्स जो फ्लूइड कंटेन करती हैं वो टॉक्सिक फ्लूइड होता है और वो टॉक्सिक फ्लूइड कभी भी आईवीएफ के अंदर सक्सेस को इनेबल नहीं होने देता। सो बिफोर डूइंग एन आईवीएफ इट इज़, अगर हाइड्रोसेल्पिक्स मौजूद है अल्ट्रासाउंड के अंदर डिफाइंड आ रही है और किसी रीजनेबल मुस्तनद जगह से अल्ट्रासाउंड हुआ है उसके ऊपर मैंशनड है, तो आई थिंक बिफोर गोइंग फॉर एन आईवीएफ हाइड्रोसेल्पिंग्स का ट्रीटमेंट मतलब कि उसकी सर्जिकल रिमूवल इज़ फार मोर नेसेसरी और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये टॉक्सिक फ्लूइड कंटेन करती है और ये फ्लूइड कैन कॉज दी मतलब कि अनसक्सेस रिजल्ट्स ऑफ आईवीएफ, क्योंकि ये फ्लूइड जब जाके गिरता है यूट्रस के अंदर और उस बच्चेदानी के अंदर जो बेबी अगर एम्ब्रियो जो रखा है वो बिल्कुल डैमेज हो सकता है और वो उसका सक्सेस रेट हाई करने के लिए
आपको या तो ट्यूब बंद करना है या आपने इसको निकालना है, ये दो ऑप्शन है। अब 10वीं मिथ क्या है जी, ब्लॉक ट्यूब को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यंग एज के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन शुरू होता है तो आप पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। इन्फेक्शन अगर अगर बढ़ जाएगा तो ट्यूब को बंद कर सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे तो ये बहुत बेहतर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को टीबी है तो चेक करवा लीजिए, हो सकता है टीबी जल्दी पकड़ के आप इलाज करें तो शायद ट्यूब बंद ना हो। और अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, तो सेफ सेक्स की एडवाइस है, आप सेफ इन्वायरमेंट में करें, कोशिश करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा जा सके। और मल्टीपल अबॉर्शंस जो हैं उनको उनसे अवॉइड करना है। ये नहीं कि अगर बच्चा मतलब कि प्रेगनेंसी अचीव हो गई है तो नहीं, आपको भी यू हैव टू वेट, तो आप भी अबॉर्शन के तरफ चले जाएं। अबॉर्शन करवाना कैन कॉज मल्टीपल इश्यूज, नॉट ओनली इट कैन कॉज इन्फेक्शन एज वेल बाय यूजिंग, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटेशन की स्टरलाइजेशन जो है वो उसकी अगर ना हुई हो तभी वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। और अगर अबॉर्शन जो है वो मिडिल मतलब के पर्सन से या मिडवाइफ या अनएक्सपीरियंस लोगों के थ्रू करवा ली गई हो और ओबी से प्रॉपरली अबॉर्शन ना करवाई गई हो, तो उसकी वजह से स्कारिंग ऑफ यूट्रस भी क्रिएट हो सकती है, विच कैन लेटर ऑन कॉज एशरमैन सिंड्रोम, जिसकी वजह से पीरियड्स के अंदर इरेगुलरिटी आ सकती है, पीरियड्स के अंदर कमी आ सकती है, और ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं ये डेवलप हो सकते हैं। अगर आपको पेन है पेल्विस में तो फौरन ट्रीटमेंट के लिए जाएं और देखें कि जिस कहीं आपको कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है। यू नीड टू इमीडिएटली गो टू योर ओबी ताकि आप उनसे डिस्कस कर सकें कि ये मसला जो है वो ये आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, शायद ये अर्ली ट्रीटमेंट से आपकी ट्यूबुलर ब्लॉकेज का इशू ख़त्म हो सके। और 11वीं जो है वो मिथ वो ये है कि ब्लॉक ट्यूब्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी इनको डायग्नोज किया जा सकता है, बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है, तो बहुत आसान है। लेकिन फैक्ट अगर देखा जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ आपको नहीं चाहिए। अगर आपके बेबी नहीं हो रहा तो 100% ट्यूबुलर्स को टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये एक बेसिक चीज़ है। कई दफ़ा ये सोनोग्राफी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एचएसजी से कर सकते हैं, और अगर आप लेप्रोस्कोपिकली देखना चाह रहे हैं तो आप लेप्रोस्कोपिकली इसको देख सकते हैं। लेकिन इसका डायग्नोसिस प्रॉपर होना लाजमी है, क्योंकि मिस डायग्नोसिस के अंदर आपका इलाज रुक जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, प्रेगनेंसी अचीव करने में मुश्किल हो जाएगी। तो आई होप कि ये टॉपिक जो था ये एक एन आई ओपनिंग टॉपिक था आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है बड़ी क्लियरली इसको डिस्कस किया है कि जो हिस्टोसाल्पिंजियोग्राम या ब्लॉक ट्यूब्स या जो ट्यूब टेस्ट जो हमारी सोसाइटी में कुछ कहा जाते हैं, हाउ वेल दे आर, और उनकी क्या एफिकेसी है और उसको किस तरह लेके चला जा सके। आई होप दिस हैज़ बीन अ हेल्पफुल टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी फीमेल कोलीग्स और अपनी फीमेल फ्रेंड्स के अंदर इसको ज़रूर शेयर करें, बिकॉज ये उनकी सेहत से रिलेटेड बात है। मे बी वो इन चीज़ों को ना समझें, लेकिन ये उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।